नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्री पाठशाला में। आपको पहले भी बताया जा चुका, अवगत कराया जा चुका कि हमारी जो नेम राज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज है, वो इस समय बहुत अच्छे लेवल से चल रही है और उसमें आपको अच्छे-अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आज हम करेंगे सॉइल साइंस, जो कि हमारा पिछला लेक्चर भी सॉइल साइंस का था, वही सॉइल साइंस स्टार्ट हो गई है। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपके सामने लेके आएँगे, डिस्कस करेंगे उनको। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है, 2 मिनट के लिए आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे कि आप अगर आपको क्लास अच्छी लगती है या आप क्लास देखते हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है? दूसरा इसे शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ये केवल आपको 2 से 4 सेकंड का समय लगेगा इतना करने में आपको, और ये कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है एजीटीए के लिए, जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हैं, सबके लिए। क्योंकि हम ऐसे आपको ला रहे हैं क्वेश्चन कि ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ला के आपको ऑप्शन है या आंसर बता दे रहे हैं। आपके विद डिटेल, मतलब एक क्वेश्चन ला रहे हैं, 4 ऑप्शन ला रहे हैं, हर ऑप्शन के बारे में अलग डिटेल है, सभी चीज़ें आपको डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपके नेमरा सुंडा से रिलेटेड है या जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो केवल आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। 3 चीज़ें आप कर दीजिए, 4 से 5 सेकंड लगता है। बाकी आपके लिए जो अगर क्लास आप देखते हैं आपके लिए सफिशिएंट लगती है, तो इसको और चीज़ें आगे बढ़ाइए और हमें बताइए। हम आपके लिए सोच रहे हैं कि एक नेम सुनना की हिंदी वर्जन जो है, बुक का पूरा रिवीजन आपके लिए लाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो वो चीज़ हमें लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और दूसरी चीज़ वो हमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से हम उसे प्रिपेयर भी कर रहे हैं और आपके लिए जो लाने ही वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग प्यार दीजिए और इसे शेयर भी और सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि ये सबसे बेनिफिशियल चीज़ है। तो हम लोग बिना देरी के चलते हैं, क्योंकि ये पेज नंबर 166 से 176 के बीच के जितने भी क्वेश्चन हैं सोशल साइंस के, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन में। आपका पहला क्वेश्चन है, भूमि क्षमता वर्गीकरण के आधार पे, भूमि की क्षमता के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है, तो इन्हें कितने वर्गों में बांटा जाता है? मतलब सॉइल, लैंड, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी के आधार पर कितने टाइप की सॉइल को कितने वर्गों में बांटा गया? आपके पास ऑप्शन है 8, 10, 15, 12। कितने ऑप्शन है आपके पास? 8, 10, 15, 12। तो इसका सही आंसर होगा 8। कौन सा इसका सही आंसर होगा? 8। और ये किसके द्वारा बांटा गया है? ये बांटा गया आपका यूएस सॉइल कंजर्वेशन कंजर्वेशन सर्विसेज सर्विस के द्वारा ये बांटा गया। यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका के सॉइल कंजर्वेशन सर्विस है, उसके द्वारा इसे 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? लैंड कैपेबिलिटी के आधार पर बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। इस 8 भागों में हम दो लोग दूसरे स्लाइड पे समझ लेते हैं। ये 8 भाग दो टाइप के हैं। लैंड कैपेबिलिटी, ये 2 टाइप की होती है। इसमें एक में है, एक को 4 भागों में बांटा गया है। एक में 4 पार्ट है, 4 पार्ट की सॉइल है। दूसरे में 4 पार्ट की सॉइल है, ठीक है? 4 पार्ट की सॉइल है। इनको वर्गों में बांटा गया है। इनमें जो इसके वर्ग हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्लास बोलते हैं, उनके आधार पे इसमें फर्स्ट से लेके 4th तक है, ठीक है? तो इसमें 5th से लेके 8th तक है। ये सभी क्लासें जो हैं, ऐसे आधार पे इन्हें वर्गों में बांटा गया। अगर बात करें पहले क्लास की या फर्स्ट से 4th तक, इसमें जो है हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉपिंग कर सकते हैं। कहीं कहीं पे लिमिटेशन भी हो सकती है, लेकिन ये जो दूसरे पार्ट की सॉइल जो 5 से लेके 8 तक वर्ग की सॉइल है, इसमें हम कोई भी क्रॉप उगा नहीं सकते। कोई भी क्रॉप उगाने योग्य नहीं है, या इसमें खेती नहीं कर सकते। क्या नहीं कर? खेती नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते? खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा अगर बात करते हैं कि अगर हम बात करें, पहला जो होता है, पहला जो है, इसमें बहुत अच्छे से खेती की जा सकती है। कैसा होता है? पहला जो होता है, बहुत अच्छे से खेती की जा सकती है। दूसरा, इसमें क्या होता है? सेकंड में क्या होता है? इसमें अच्छे से खेती कर सकते हैं, अच्छे से खेती कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। दूसरे में इसमें क्या होता है? इसमें खेती तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस क्या होती? इसमें जैसे बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम
जो स्लोप होता है हमारा, जो हमारी क्रॉप को स्लोप चाहिए, जो हमारी भूमि को स्लोप होता, वो मेंटेन नहीं रहता, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे खेती की जाती है। दूसरा, वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है, मतलब भूमि क्षरण ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होती है, जो इसमें कुछ सीमाएं होती वो ये यहाँ पे निर्धारित की जाती है दूसरे में। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में जो है हमारी कौन सी सॉइल आती हैं? तीसरे में हमारी कैसी सॉइल आती हैं? तीसरे हमारी ब्लैक सॉइल, जो सैलाइन ब्लैक सॉइल होती हैं, ब्लैक सॉइल वो आती है। कैसी आती है? ब्लैक सॉइल सैलाइन आती है। इनमें क्या करते हैं, इनमें बहुत सी जो क्या बोलते हैं, इसमें बहुत सी लिमिटेशंस और आ जाती हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो पानी होता है, जो वाटर का लॉस होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण सॉइल इरोजन भी ज़्यादा होता रहता है, उस और मॉइस्चर भी उसमें नहीं बन पाता है। दूसरा, इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरता होती है, पुअर होती है, मतलब ख़राब हो जाती है। पहले में सबसे अच्छी होगी, दूसरे में उससे कम होगी, तीसरे में और उससे कम होगी। चौथे की अगर बात करें, जब चौथे की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या उगाते हैं, इसमें हम पास्चर, जिसे चारागाह, पास्चर उगाते हैं, मतलब चारे वाली फसल उगाते हैं। क्या उगाते हैं? चारे वाली फसल उगाते हैं, चारे वाली फसल उगाते हैं। किसमें? चौथे में बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो अगर बात करें 1 से 4 तक, क्या होता है, 1 से 4 तक हम क्रॉपिंग या कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, उसमें लिमिटेशंस के साथ भी और बिना लिमिटेशंस के भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसी पे आधारित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैंड कैपेबिलिटी के आधार पर सॉइल को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। नेक्स्ट हम बात करें, किस वर्ग की मृदा का रंग पीला होता है? अब हम बात करते हैं किस वर्ग की मृदा का रंग पीला होता है। तो आपके पास ऑप्शन है क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, इनमें जो कौन सी वर्ग की मृदा का रंग जो है पीला होता है? ठीक, इंडिकेशन जब हम उस मृदा को देखने से पता लगाते हैं, तो उसके रंग से ही पता लगाते हैं कैसी किस टाइप की मृदा है। तो पीला किस में होता है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, आपको बताना है। तो अगर सही आंसर की बात करें तो पीला रंग किस में होता है? पीला रंग होता है सेकेंड क्लास में। किस में होता है? सेकेंड क्लास में। क्या होता है? येलो होता है। पीला रंग किसका होता है? सेकेंड क्लास का। अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो ये लाइट ग्रीन होता है, हल्का हरा रंग होता है इसका। कैसा होता है? हल्का हरा रंग होता है। अगर क्लास थर्ड की बात करें, ये रेड होता है, लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। अगर क्लास फोर्थ की बात करें, कैसा होता है? नीला होता है। तो 1 से 4 तक लाइट ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू हो जाएगा। अगर क्लास यहीं पे अगर बात करें क्लास फिफ्थ की, क्लास सिक्स की, क्लास सेवेंथ की और क्लास एट्थ की, क्लास सिक्स सेवेंथ, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ। अगर क्लास फिफ्थ या क्लास वर्ग 5 की बात करते हैं तो इसमें कैसा रंग होता है? डार्क ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है। दूसरा, अगर क्लास 6 या 6 की बात करते हैं, ये कैसा होता है? ऑरेंज होता है। क्लास सेवेंथ क्या होता है? ये होता है आपका ब्राउन। और क्लास एट्थ का होता है आपका पर्पल होता है। क्या होता है? पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल होता है, ठीक है। और डार्क ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन और पर्पल, ये सभी आपके जो कलर होते हैं, ये आपके जो लैंड कैपेबिलिटी है उसको दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो चार हमें एक से लेकर 4 तक, उसमें कुछ ना कुछ हम उगा सकते हैं, लिमिटेशंस के साथ भी और बिना लिमिटेशंस के भी। तो अगर हम याद करने की कोशिश करें तो पहले में क्या था हमारा? पहले में कौन सा कलर था? फर्स्ट में लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन। सेकेंड में क्या था हमारा? येलो था। थर्ड में क्या था? रेड था। फोर्थ में क्या था? ब्लू था। फिफ्थ में क्या था? डार्क ग्रीन था। और फोर्थ में क्या, सिक्स में क्या था हमारा? ऑरेंज था। सेवेंथ में किस टाइप की कलर की मृदा थी? ये ब्राउन कलर की थी। और एट्थ में किस टाइप की मृदा थी? ये कैसी थी? ये कैसी मृदा थी? ये हमारी पर्पल कलर की मृदा थी, पर्पल कलर की मृदा थी। ये जो हमारे हैं, ये लैंड कैपेबिलिटी के जो हमारे जिनको हम देख के पता लगाते हैं कि किस प्रकार की हमारी लैंड है, वो कलर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको 4 जो वर्ग हैं वो बताए थे। अगर वर्ग 6 की बात करते हैं,
क्लास 6 की बात करते हैं तो क्लास 5th की बात करते हैं। क्लास 5th में हमने देखा कि क्लास 4th में तो हमने क्या पास्चरिया हमें ले के लिए रख दिया। क्लास 5th में हम क्या करते हैं, ये ग्रेजिंग के लिए रखते हैं। क्या किस ये ग्रेजिंग के लिए रखते हैं। इसमें किस टाइप की मृदा आती है, इसमें हल्की स्टोनी या कंकड़ पत्थर वाली मृदा आती है, जो कि हम ग्रेजिंग के लिए रखते हैं, चारागाह के लिए रखते हैं, जिसमें हम जानवरों को चराते हैं, चारागाह के लिए रखते हैं। 5th में आता है। इसमें क्रॉपिंग नहीं कर सकते। एक इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा एरिड रीजन हो गया, जो हमारा शुष्क जगह हो गई, वहाँ पे हम क्या हमारा कौन सा क्लास पाया जाता है, 5th क्लास पाया जाता है। अगर बात करें क्लास 6 की बात करते हैं तो क्लास 6 जो हमारा है वो हमारा ग्रेजिंग का भी लिमिटेशंस होती है। ठीक है, ग्रेजिंग की भी लिमिटेशंस होती है। तो वहाँ पे जो क्योंकि वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे घास वगैरह नहीं होती है, तो वहाँ पे भी लिमिटेशन ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा घास वगैरह है, तो ग्रेजिंग जब करेंगे तो उनके खुरों से लेके मिट्टियाँ एक जगह से दूसरी है, तो उससे इरोजन होता है, वहाँ भी लिमिटेशंस पाई जाती है। तो यहाँ भी लिमिटेशंस होती है, लिमिट होती है ग्रेजिंग की या चारे जो हमारे जानवर होते हैं वो फसल जब खाने आते हैं उनके लिए भी सीमाएं होती। अगर क्लास 7 की बात करते हैं, क्लास 7 की इन जगहों पे जहाँ पे मिट्टियाँ क्लास 7 टाइप की पाई जाती हैं, यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह बना देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह बना देते हैं, सेंचुरी वगैरह को सैंक्शन किया बना देते हैं। तो ऐसी जगह हमारी क्या क्लास 7 के अंदर। अब क्लास 8 की जब बात करते हैं, किस टाइप की बात करते हैं, क्लास 8 की बात करते हैं, तो क्लास 8 जो होता है ये हमारा वाटर सेट प्रोटेक्शन के लिए बना देते हैं। वाटर सेट की मतलब यहाँ जल धारण क्षमता के लिए बना देते हैं, बड़े बड़े से कुएं खोद जिसमें बारिश का पानी आके उसी में स्टोर रहता है। दूसरा क्योंकि ये किसी पर्पज से काम नहीं आता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, सैंडी बीचेस में पाया जाता है, मतलब जो बलुई जो तट होते हैं, समुद्र के तट होते हैं बलुई, वहाँ पाया जाता है। कहाँ, सैंडी बीचेस में, सैंडी बीचेस पे पाया जाता है। तो हमने लैंड कैपेबिलिटी के बारे में चीज़ें जान ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है एलुवियल, ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल, लेटराइट सॉयल। एलुवियल, ब्लैक सॉयल, लेटराइट सॉयल और रेड सॉयल। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है, एलुवियल सॉयल पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, एलुवियल। कितना परसेंट पाई जाती है, 45.6%, लगभग इसे 46% या 45% लिखते हैं। दूसरा अगर बात करें ब्लैक सॉयल, तो ब्लैक सॉयल कितने परसेंट पाई जाती है, ये पाई जाती है 16.6%। कितने परसेंट पर पाई जाती है, 16.5% पर पाई जाती है। रेड सॉयल हमारी 10.6% पर पाई जाती है। रेड सॉयल हमारी कितनी पाई जाती है, 10.6% पे पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, 45.6% हमारी मृदा पाई जाती है एलुवियल, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब इसकी क्वालिटी के बारे में अगर बात करते हैं, एलुवियल या जलोढ़ मृदा के बारे में बात करते हैं, जलोढ़ मृदा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है हर हर जो हमारी सॉइल है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा अगर बात करें जलोढ़ मृदा के बारे में, तो इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में, 45.6% पाई जाती है, ठीक है। और ये जो है जलोढ़ मृदा जो है, ये 2 टाइप की होती है, एक होती खादर, एक होती बांगर। अब खादर क्या होती, वह मृदा, जलोढ़ की वह टाइप की मृदा जिसमें जो है ये जो मृदा होती है वो कहीं से आके जो नई बनी मृदा होती है वो कैसी होती है, वो खादर हो जाती है। जो पुरानी मृदा वहीं पे पड़ी रहती है वो कैसी होती है, बांगर हो जाती है। कैसी हो जाती है, बांगर हो जाती है, ठीक है। मतलब जो हमारी मृदा वहीं पे पड़ी रहती है वो कैसी हो जाती है, खादर हो जाती है। जो नई मृदा बनती है वो बांगर हो जाती है, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं, इसमें जो है ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो इसमें पाया जाता है। ऑर्डर की अगर बात करते हैं, अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कौन सा पाया जाता है, इंसेप्टिसॉल्व पाया जाता है, इंसेप्टिसॉल्व पाया जाता है। मैंने पिछली क्लास में आपको ऑर्डर में इंसेप्टिसॉल और एंटीसॉल 2 ऑर्डर पाए जाते हैं। इसमें कौन सा ऑर्डर पाया जाता है, इंसेप्टिसॉल और एंटीसॉल ऑर्डर पाए जाते हैं। दूसरा बात करते हैं, दूसरा अगर बात करें तो ये तराई रीजन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तराई रीजन में पाई जाती है। कहाँ पाई, तराई रीजन में पाई जाती है, तराई जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो इसमें जो है
इसे इसमें कंकड़ वगैरह भी, मतलब छोटे छोटे जो ढेले टाइप की या छोटे छोटे कंकड़ जैसे चीज़ें आ जाती हैं, जिससे कि मृदा इसे कांकड़ मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांकड़ सॉइल भी बोलते हैं। कांकड़ सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांकड़ सॉइल भी बोलते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं, ये जो मृदा होती है, जो हमारा फ्लड लेवल होता है, ठीक है, उसके ऊपर पाई जाती है। कितना? 30 मीटर एबव 30 मीटर ऑफ द फ्लड लेवल। कौन सा फ्लड लेवल? जो हमारे बाढ़ का क्षेत्र होता है उसके 30 मीटर ऊपर तक पाई जाती है। और ये जो हमारी मृदा होती है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है, इसमें और कौन सी क्वालिटी पाई जाती है? ये कैलकेरियस सॉइल होती है। कैलकेरियस सॉइल होती है। कैलकेरियस सॉइल होती है। कौन सी मृदा होती है? कैलकेरियस सॉइल। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई हैं कि कैलकेरियस क्या होता है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं, और इसमें कौन सी अगर बात करते हैं, तो ये जो है प्लेन्स रीजन में जो है ज़्यादातर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्लेन्स रीजन में जो है पाई जाती है। कौन से रीजन में पाई जाती है? प्लेन्स रीजन में पाई जाती है। कौन सी सॉइल? जो हमारी ये जो आपकी जो एल्यूवियल सॉइल है, प्लेन रीजन में पाई जाती है। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी है कि जो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर का क्या होगा? एल्यूवियल कितना परसेंट पाई जाती है? 45.6% पाई जाती है। दूसरा अगर बात करें ब्लैक सॉइल कितना परसेंट पाई जाती है? 16.6% पाई जाती है। तीसरा रेड सॉइल कितना पाई जाती है? 10.6% पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें एग्जाम्पल की कौन कौन सी क्रॉप ले सकते हैं, इसमें कौन कौन सी क्रॉप उगा सकते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा व्हीट, राइस, शुगर केन, गन्ना जिसे बोलते हैं, जूट की क्रॉप को, अगला हम सोयाबीन, ये सभी क्रॉपें जो हैं हम जलोढ़ मृदा में उगा सकते हैं। किस मृदा में? जलोढ़ मृदा में उगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांगर व खादर किस मृदा से संबंधित है? बांगर व खादर किस मृदा से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन है एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल। किस सॉइल से संबंधित है? एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल। आपका सही आंसर क्या होगा? एल्यूवियल सॉइल। कौन सा आपका सही आंसर होगा? एल्यूवियल सॉइल। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, ठीक है। क्या होता है खादर, क्या होता है और बांगर क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल क्या होती है? कितने परसेंट पाई जाती है ब्लैक सॉइल? ये पाई जाती है 16.6% पाई जाती है। काली मिट्टी जो है कितने परसेंट पाई जाती है? 16.6% पाई जाती है। अगर ऑर्डर की बात करते हैं, इसमें कौन सा ऑर्डर पाया जाता है? इसमें कौन सा ऑर्डर पाया जाता है? इसमें वर्टिसॉल पाया जाता है। वर्टिसॉल्स पाया जाता है। दूसरा अगर बात करें सॉइल कोलाइड, इसमें कौन सा पाया जाता है, ठीक है। या क्ले मिनरल, इसमें कौन सा पाया जाता है? क्ले मिनरल मैंने आपको बताया ना, इसमें कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मॉन्ट मोरिल्लो नाइट। इसमें कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है? मॉन्ट मोरिल्लो नाइट। इसमें ये सिंक एंड स्वेलिंग की इसमें कंडीशन पाई जाती, मतलब इसमें जो है ये जब सूखती है, जब ड्राई होती है, जब मॉइस्चर इसमें नमी नहीं होती, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसमें क्या है? दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। दूसरा अगर बात करें, दरारें पड़ जाती हैं, अगर बात करें ये सिकुड़ जाती है, सिकुड़ मतलब सिंक हो जाती है, व फूल जाती है या स्वेल हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है। ये दो टाइप की इसमें जो कंडीशन है वो पाई जाती है। अगर बात करें इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, जिसमें पुअर पोषक तत्व होता है, जो इसमें पुअर कौन सा होता है, पुअर न्यूट्रिएंट कौन सा इसमें पाया जाता है, मतलब इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है इस मृदा में, कौन सा न्यूट्रिएंट? जैसे इसमें फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑर्गेनिक मैटर। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी वर्टिसॉल होती है या ब्लैक सॉइल होती है, इसमें नहीं पाया जाता। कौन सा? फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। अगर बात करें इसे, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में इसे क्या बोला जाता है? रेगुर बोला जाता है। कौन सी मृदा बोली जाती है? रेगुर बोली जाती है। अब इसमें कौन सी क्रॉप सबसे अच्छी? इसमें कॉटन को जो है सबसे अच्छे तक
तरीके से उगाया जा सकता है। किसे? जो हमारी कपास की फसल होती है उसको सबसे अच्छे तरीके से इसमें उगाया जाता है, उसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? क्ले कंटेंट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? इसमें क्ले कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके इस सॉइल की क्वालिटी होती है, किसकी? ब्लैक सॉइल की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा, जो लेटराइट सॉइल होती है किस ऑर्डर से संबंधित होती है? लेटराइट मृदा किस ऑर्डर से संबंधित? आपके पास ऑप्शन है अल्टीसोल्स, ऑक्जीसोल्स, अल्टीसोल्स, ठीक है, इंसेप्टीसोल्स, एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स। तो इंसेप्टी और एंटी मैंने अभी आपको बताया कौन सा ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है? ये है आपका एल्यूवियल सॉइल का, जिसे हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। अल्टीसोल्स या ऑक्जीसोल्स की बात करें तो ये किसका ऑर्डर है? ये है आपका लेटराइट मृदा का। ये इसका सही आंसर होगा। किसका सही आंसर होगा? लेटराइट मृदा का सॉइल ऑर्डर क्या है? अल्टीसोल्स या ऑक्जीसोल्स। अगर बात करें अल्टीसोल्स, अल्टीसोल्स किसका, जो सॉरी अल्टी नहीं है ये एल्फीसॉल्स है। एल्फीसॉल्स किसका ऑर्डर है? ये है रेड सॉइल का। किसका ऑर्डर है? रेड सॉइल का हो जाएगा। किसका ऑर्डर हो जाएगा? रेड सॉइल का हो जाएगा। अगर एरिडीसॉल्स की बात करें तो किसका ऑर्डर होगा? डिजर्ट सॉइल का। जो डिजर्ट सॉइल होती हैं या एरिड सॉइल होती है उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? उनका ऑर्डर एरिडी सॉइल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह अल्टीसॉल या ऑक्जीसॉल्स हो जाएगा। अगर लेटराइट के बारे में बात करें, लेटराइट मृदा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेटराइट मृदा के बारे में। तो हमारी जो लेटराइट मृदा होती है इसका ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया, अल्टीसॉल्स होता है, ऑक्जीसॉल्स होता है। इसमें कौन का सिलिकेट क्ले पाया जाता है? क्ले मिनरल कौन सा पाया जाता है इसमें? क्ले मिनरल कौन सा पाया? अभी मैंने आपको बताया वर्टिसॉल किस में पाया जाता है? ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। इसमें कौन सा क्ले मिनरल पाया? इसमें क्योलिनाइट पाया जाता है। क्योलिनाइट पाया जाता है। इसमें कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है? क्योलिनाइट पाया जाता है। क्या होता है? 1:1 होता है। दूसरा अगर बात करते हैं इसके बारे में तो ये कहाँ कहाँ आपको दिखाई देती है? ज़्यादातर दिखाई देती है हमें केरला में, कर्नाटक में, कर्नाटक में, उड़ीसा, इन जगहों पे हमें ये दिखाई देती है। अगला बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा वहाँ दिखाई देती है जान, ये जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं, लेटराइट सॉइल वहाँ पे बनती है। जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र से लगे हुए बीचेस होते हैं, वहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वो कैसी सॉइल पाई जाती है? वो हमारी जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। ये कैसे बनती है? हैवी रेन से, भारी वर्षा जब होती तब बनती है। और जो हाई टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर होता है एंड हैवी रेन होती है, तो उससे जो मृदा बनती है वो कौन सी होती है? लेटराइट सॉइल बनती है। किससे? हाई टेम्परेचर और हैवी रेन से जो मृदा बनती है और वो कौन सी होती है? वो लेटराइट सॉइल होती है। इस मृदा में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, कौन सा किया जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। कौन सा कल्टीवेशन किया जाता है? कौन सी खेती की जाती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अगला बात करें, इसमें कौन सी क्रॉप सबसे अच्छी रहती है? इसमें प्लांटेशन क्रॉप सबसे अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। कौन सी क्रॉप? प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप इसमें अच्छे से उगाया जा सकता है। प्लांटेशन क्रॉप को अच्छे से उगाया जाता है। कौन सी क्रॉप को उगाया जा सकता है? प्लांटेशन क्रॉप को अच्छे से उगाया जा सकता है। अगला बात करते हैं कि ये जो है, इसमें जो है बेसाल्ट जो होता है, ये बेसाल्ट से बनी मृदा होती है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है। बेसाल्ट सॉइल होती है, बेसाल्ट सॉइल होती है। तो इसमें जो है ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटी होती है स्पेसिफिक, जो विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, हाई होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को अर्ली सॉइल्स कहा जाता है? किस मृदा को अर्ली सॉइल कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो इसका सही आंसर होगा रेड सॉइल। रेड सॉइल को अर्ली सॉइल्स कहा जाता है। किस सॉइल को अर्ली सॉइल कहा जाता है? रेड सॉइल को अर्ली सॉइल कहा जाता है। अब रेड सॉइल के बारे में अगर बात करते हैं, अगर रेड सॉइल के बारे में बात करते हैं तो जो रेड सॉइल होती है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, एल्फीसॉल होता है, एल्फीसॉल्स होता है। ठीक है, रेड सॉइल का ऑर्डर क्या होता है? एल्फीसॉल्स होता है। और जो इसमें रेड कलर होता है, भाई लाल मिट्टी का लाल कलर होता है, किसके कारण होता है? ये होता है आयरन के कारण।
अगर बात करें जो रिच होती है, रिच इसमें कौन सा होता है, रिच इसमें न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है इसमें, इसमें पाया जाता है आयरन और मैग्नीज। कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है इसमें, आयरन और मैग्नीज पाया जाता है। और ये कैसी सॉइल होती है, ये अर्ली सॉइल होती है। कैसी सॉइल होती है, अर्ली सॉइल होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें अन्य सॉइल की अपेक्षा, अन्य मृदाओं की अपेक्षा सबसे ज़्यादा इसमें पहले खेती की जाती, इसीलिए इसे अर्ली सॉइल बोल दिया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो परसेंटेज होता है कितना है, 10.6% ये मृदा पाई जाती है। कितना, 10.6% मृदा पाई जाती है एरिया में। अगर बात करें तो ये जो है ज़्यादातर जो हमारा कौन सा एरिया में मिलती है, एरिया की बात करें तो बिहार हो गया, ठीक है, मिर्ज़ापुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया। यूपी की बात करें तो उसमें मिर्ज़ापुर हो जाएगा। आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र हो गया। इन जगहों पे बहुत से और भी स्टेट हैं, उन वहाँ पे जो है हमारी रेड सॉइल हमें प्राप्त होती है, रेड सॉइल हमें मिलती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी जैसे मेघालय वगैरह हो गया, मेघालय वगैरह में हमें जो रेड सॉइल है होती है वो मिलती है। तो हमने चीज़ें जान ली कि हमारी रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, अल्फी सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये सभी सॉइल के बारे में हमने जान लिया। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, सूक्ष्म जीवों का सीएन रेशियो कितना होता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों की बात करें तो उनका सीएन रेशियो कितना होता है। बात करें 4:1 से 9:1, 10:1, 12:1, 20:1 से 30:1। तो अगर बात करें सीएन रेशियो सूक्ष्म जीवों का कितना होता है, 4:1 से 9:1, बिल्कुल सही आंसर है। अगर 10:1 के बारे में बात करें तो ये ह्यूमस का होता है। अगर ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस का सीएन रेशियो कितना होता है, 10:1 होता है। अगर 12:1 की बात करें तो 12:1 किसका सीएन रेशियो होता है, ये होता है हमारा नॉर्मल सॉइल, जो हमारी नॉर्मल मृदा होती है, सामान्य मृदा होती है, उसका सीएन रेशियो कितना होता है, 12:1। 20:1 से 30:1 सीरियल जो सीएन रेशियो कितना होता है, लेग्यूम का होता है, लेग्यूम सॉइल का होता है। जहाँ पे लेग्यूम क्रॉप्स उगाए जाते हैं वहाँ पे जो सीएन रेशियो होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, 20:1 से 30:1 होता है। और कई सारे अनुपात जो सीएन रेशियो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करते हैं 20 से 30:1, इसका ये जो किसका सीएन रेशियो होता है, ये होता है एफवाईएम का। जो हमारी गोबर की खाद है उसका सीएन रेशियो 20 से 30:1 होता है। अगर अगला बात करते हैं 100:1, एक इसका सीएन रेशियो होता है। 100:1 किसका होता है, क्रॉप स्टॉक का। जो क्रॉप स्टॉक क्या होता है, जो हमारा कटा हुआ भाग फसल का जमीन पे पड़ा रहता है, उसका जो सीएन रेशियो कितना होता है, 100:1 होता है, ठीक है। 4:1, 9:1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 10:1 किसका होता है, ह्यूमस का, 12:1 नॉर्मल सॉइल का, 20:1 से 30:1 लेग्यूम का, 20 से 30:1 किसका होता है, ये एफवाईएम का, 100:1 किसका होता है, क्रॉप स्टॉक का। तो इसका सही आंसर 4:1 से 9:1। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। अगर सामान्य मृदा की बात करें, ठीक है, अगर सामान्य मृदा की बात करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन है 0.03 से 0.05%, 1.724%, 5 से 5.5% और 50 से 58%। तो अगर बात करें सामान्य मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है तो इसका सही आंसर होगा 0.03 से 0.05%। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 1.724% की बात करें तो ये होता है बेलमन फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बेलमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलमन फैक्टर बोलते हैं। अब बेलमन फैक्टर क्या होता है, बेलमन फैक्टर जो होता है ये किस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें जो है ऑर्गेनिक जो कार्बन होता है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन को, जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन निकल के आता है उसे क्या कहते हैं, उसे बेलमन फैक्टर कहते हैं। अब बेलमन फैक्टर से ही हम क्या निकालते हैं, बेलमन फैक्टर से ही हम निकालते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अगर बेलमन फैक्टर पता है, ऑर्गेनिक कार्बन पता है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन से क्या निकलेगा, उसके मल्टीप्लिकेशन से या गुणा करके हमें क्या मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। अगर अगला बात करें 5 से 5.5%, इसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। किसमें, ह्यूमस में।
जो हमारा ह्यूमस होता है उसमें 5 से 5.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर बात करें 50 से 58% की, तो जो कार्बन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस में जो है कार्बन होता है, ह्यूमस का जो कार्बन होता है वो कितना होता है, वो होता है 50 से 58%। मतलब जो ह्यूमस का नाइट्रोजन होगा 5 से 5.5% और ह्यूमस का कार्बन होगा 50 से 58% होता है। तो इसका सही आंसर 0.03 से 0.05% हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैटायन एक्सचेंज के लिए कौन सा ऑर्डर सही रहता है। कैटायन एक्सचेंज जो कैपेसिटी होती है उसके लिए कौन सा ऑर्डर सही है। आपके पास ऑप्शन है एल्युमिनियम, ये Al हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, एल्युमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, H2PO4 OH SO4 NO3, ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम कैल्शियम हाइड्रोजन मैग्नीशियम या NPK। तो अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कैटायन जो एब्जॉर्प्शन ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, एल्युमिनियम होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम। ये जो ऑर्डर है आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का ऑर्डर है, ठीक है। सबसे कम जो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा होता है, लेस होता है इसके द्वारा, हाई होता है एल्युमिनियम के द्वारा, हाई होता है एल्युमिनियम। मतलब कैटायन की बात करते हैं तो एल्युमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम। अगर बात करें एनायन की, एनायन की बात करते हैं तो इसमें कौन सा ऑर्डर होता है, H2PO4 OH SO4 NO3, ठीक है, H2PO4 OH SO4 NO3। अगर अगला हमारा ऑप्शन है Al, एल्युमिनियम कैल्शियम हाइड्रोजन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम कैल्शियम हाइड्रोजन मैग्नीशियम, ये किसका ऑर्डर होता है, ये फ्लोक्लुएशन का ऑर्डर होता है, फ्लोक्लुएशन का ऑर्डर होता है। फ्लोक्लुएशन का ऑर्डर क्या होता है, एल्युमिनियम कैल्शियम हाइड्रोजन मैग्नीशियम। इसमें कैसा ऑर्डर होता है एनायन में, कैटायन में एल्युमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, ठीक है। फ्लोक्लुएशन क्या होता है, जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जो हमारे मृदा कण होते हैं, वो अपनी जो चार्जेस होते हैं उनमें जो आयंस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम कैल्शियम हाइड्रोजन मैग्नीशियम। अगर NPK की बात करते हैं तो ये सीक्वेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, मतलब अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी बिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब अवेलेबिलिटी के आधार पे न्यूट्रिएंट को देखते हैं, सबसे ज़्यादा अवेलेबल कौन सा था, नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर पोटेशियम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम। कैटायन एल्युमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, एनायन H2PO4 OH SO4 NO3। अगर बात करें फ्लक्चुएशन की तो एल्युमिनियम कैल्शियम हाइड्रोजन मैग्नीशियम, NPK अवेलेबिलिटी के आधार पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएच को अगर 6 से कम कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो उसमें किस पोषक तत्व की उपलब्धता होती है। आपके पास ऑप्शन है एल्युमिनियम आयरन मैग्नीज जिंक फास्फोरस बोरान कैल्शियम मॉलिब्डेनम या इनमें से कोई नहीं। अगर हम पीएच की मात्रा 6 से कम कर देते हैं कौन सा पोषक तत्व अवेलेबल रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम आयरन मैग्नीज और जिंक, ये 6 पीएच के नीचे अवेलेबल रहते हैं। अगर फास्फोरस और बोरान की बात करें तो ये अवेलेबल रहते हैं 6 से 6.5 पीएच तक। कितने पीएच तक, 6 से 6.5 पीएच तक फास्फोरस और बोरान अवेलेबल रहते हैं। अगर कैल्शियम मॉलिब्डेनम की बात करते हैं तो ये अवेलेबल रहते हैं 7 पीएच के ऊपर, 7 के ऊपर पीएच पर कैल्शियम और मॉलिब्डेनम जो है ये हमारे पोषक तत्व अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर थोड़ा एक पॉइंट और है, अगर बात करते हैं कैल्शियम एंड मॉलिब्डेनम अगर बढ़ता है, कैल्शियम मॉलिब्डेनम अगर बढ़ता है तो उसका पीएच बढ़ता है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं, अगर पीएच बढ़ता है तो कैल्शियम और मॉलिब्डेनम की मात्रा जो है वो भी बढ़ती है, ठीक है। पीएच के साथ साथ कैल्शियम मॉलिब्डेनम की मात्रा बढ़ती है, पीएच घटता है तो इसकी मात्रा कम होती जाती है। तो 6 के नीचे आयरन, एल्युमिनियम आयरन मैग्नीज और जिंक, फास्फोरस और बोरान 6 से 6.5, 7 के ऊपर कैल्शियम और मॉलिब्डेनम अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्लीय सॉइल जो होती है उसको सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारी एसिडिक सॉइल होती है उसको सुधारने के लिए, उसके रिक्लेमेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है लाइमिंग मटेरियल, जो हमारा चूने वाला पदार्थ होता है, जिप्सम, FYM या पायराइट। आपके पास ऑप्शन है लाइमिंग मटेरियल, जिप्सम, FYM या पायराइट। तो इसके लिए क्या सुधारने के लिए हमें
हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जो हमारी एसिडिक सॉइल है उसको, सॉरी, एसिडिक सॉइल सुधारने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, लाइमिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, लाइमिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं जिप्सम की, जिप्सम में किसका यूज़ किया जाता है सुधारने के लिए, जिप्सम के लिए किसका यूज़ किया जाता है सुधारने के लिए, तो ये किया जाता है जो हमारी एल्कलाइन सॉइल होती है, एल्कलाइन सॉइल होती है। कौन सी सॉइल होती है, एल्कलाइन सॉइल होती है। पायराइट का भी एल्कलाइन सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। दूसरा अगर बात करें एफवाइम, ये सैलाइन सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है, सैलाइन सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है सुधारने के लिए। तो एल्कलाइन सॉइल सुधारने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, जिप्सम और पायराइट, और सॉइलाइन के लिए एफआईएम, और अम्लीय मृदा के लिए लाइमिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। अगर बात करें अम्लीय मृदा, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, जिन पे प्लस आयन होता है वो सभी अम्लीय में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा अगर बात करें सैलाइन सॉइल में, तो जो सैलाइन सॉइल होती है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सैलाइन सॉइल की, सैलाइन सॉइल की बात करते हैं। सैलाइन सॉइल को क्या कहा जाता है, इसे सोलोन चाक क्या क्या कहा जाता है, सोलोन चाक कहा जाता है, या इसे वाइट एल्कलाई कहा जाता है। ठीक है, दो टाइप, दो नाम इसे दे, अगर सैलाइन सॉइल है, सैलाइन सॉइल है उसका सोलोन चाक या वाइट एल्कलाइन होता है। दूसरा अगर बात करते हैं, ये जो कहाँ पाए जाते हैं, ये एरिड व सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं, एरिड व सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं, एरिड व सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें ये सैलाइन कैसे बनती है, इसमें जो कैल्शियम और सल्फेट के जो आयंस होते हैं वो जो इसके रूट जोन में वो इकट्ठा होते रहते हैं, जिससे कि इसकी जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, वो इसकी सैलाइन या सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगती है, जो कि इसकी सैलाइन सॉइल के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर बात करें एल्कलाइन सॉइल की या पायराइट की, इसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के जो इसमें आयंस होते हैं इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि हमारी जो हमारी सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, वो हमारी एल्कलाइन सॉइल हो जाती है। कौन सी सॉइल है, एल्कलाइन सॉइल। अगर एल्कलाइन की बात करते हैं, एल्कलाइन सॉइल की बात करते हैं, तो एल्कलाइन सॉइल जो होती है इसमें जो सोडियम कार्बोनेट CO2 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो इकट्ठा एक्युमुलेशन हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाती है, तो वो कैसी मृदा होती है, एल्कलाइन सॉइल हो जाती है। दूसरा अगर बात करते हैं, इसमें जो है बोरान, मॉलिब्डेनम और सोडियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, टॉक्सिसिटी मतलब अधिकता हो जाती है, जिसके कारण सॉइल हमारी या मृदा हमारी क्या हो जाती है, मृदा हमारी एल्कलाइन हो जाती है। ठीक है, दो चीज़ें इसकी हैं आपकी। दूसरा अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, जो लवड़ी मृदाएं होती है, सैलाइन सॉइल होती है, उनका पीएच कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है 8.5 से ऊपर, 8.5 से कम, 7 या 7 से नीचे। 8.5 से ऊपर, 8.5 से कम, 7 या 7 से नीचे। तो इसके लिए एक हम आपको चार्ट बना के देते हैं। ठीक है, ये एक चार्ट है, ये 3 टाइप की चीज़ें मिलती हैं आपके में। एक हो गया हमारा पीएच, ठीक, दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गया, तीसरा हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हो गया। ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो किसमें कैसा चीज़ें होंगी, ये हमारी सैलाइन सॉइल हो गई, कैसी सॉइल हो गई, सैलाइन हो गई। ये हमारी एल्कलाइन हो गई, और ये हमारी सैलाइन एल्कलाइन दोनों हो गई, सैलाइन एंड एल्कलाइन दोनों हो गई। ठीक है। अगर बात करते हैं सैलाइन सॉइल के पीएच की, तो इसका सैलाइन सॉइल का पीएच कितना होता है, 8.5 होता है। ठीक। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसी होती है, 4 से कम ज़्यादा होती है। अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करें तो 15 होती है। कितना होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसी होती है, 15 होती है। अगर एल्कलाइन की बात करें तो इसका पीएच 8.5 से ऊपर होता है। अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें तो 4 से कम होती है। अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या CEC की बात करें तो 15 से ऊपर होती है। अगर सैलाइन एल्कलाइन दोनों की बात करते हैं तो इसमें 8.5 pH भी से ज़्यादा होता है। इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी 4 से ज़्यादा होती है।
इसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी 15 से ऊपर होती है। मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर सैलाइन सॉइल है तो उसमें केवल क्या होगा, उसमें केवल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है ईसी जो है ज़्यादा होगी, बाकी जो दोनों मात्राएं हैं, जो दोनों पीएच या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ये कम होगी। दूसरा, अगर एल्कलाइन की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी केवल कम होगी, बाकी सभी चीज़ें ज़्यादा होंगी। सैलाइन में ईसी जो है ज़्यादा होती है, एल्कलाइन में ईसी कम होती है, और सैलाइन एल्कलाइन में सभी ज़्यादा होते हैं। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, सलाइन में पीएच की मात्रा जो है 8.5 से कम होती है। 8.5 से ज़्यादा किस में होती है, ये अल्कलाइन में होती है एंड सैलाइन में होती है, दोनों में होती है। अगर 7 की बात करते हैं तो ये न्यूट्रल सॉइल हो जाएगी, अगर 7 से नीचे ये एसिडिक सॉइल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर अगला लेक्चर, तो आज के क्वेश्चन इतने समाप्त हो गए। अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर से, मतलब अगले पेज से स्टार्ट करेंगे, उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।